हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को पता है कि हम इस अभी यूपीएससी सीसैट 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। अभी तक इसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एक बोल सकते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है बेटा वो जनरली होता है कि आप पहले लेटर्स काउंट कीजिए और पॉसिबिलिटीज देखिए कि कितनों में ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसके सबसे पहले लेटर काउंट करने जाऊं तो मुझे कितने लेटर मिल रहे हैं? 1 2, अभी मैं ब्लैंक को छोड़ रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो ये हो गए, ये 14 15 16 17 18, टोटल आपके पास 18 अल्फाबेट लेटर्स होंगे। अब देखो 18 अगर अल्फाबेट लेटर्स हैं तो इसके ब्रेक होने की पहली पॉसिबिलिटी 9 9 की होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी 6 6 6 की हो सकती है और तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी 3 3 3 की हो सकती है। ठीक है ना, इन सीक्वेंस में ये ब्रेक किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम अगर 9 का कंडीशन चेक करें कि 9 के कंडीशन से अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं तो बनाने से पहले मैं यहीं चेक करने की कोशिश करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये यहां पे एंड होता है। ठीक है, यानी कि ये पहला 9 है और ये लास्ट का 9 है। ठीक है, अब जब भी आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जैसा लुकवाइज होगा, मतलब लुकवाइज कहने का मतलब ये ए से स्टार्ट हो रहा है बी से एंड हो रहा है, वैसा ही अगला फॉलो करता है। जबकि मुझे दिख रहा है ये ए से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सी से स्टार्ट हो रहा है। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ये 9 9 में तो स्प्लिट नहीं होगा, ये 9 और 9 में तो स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको जरा देख के देखूं कि क्या ये मेरे 6 6 में स्प्लिट हो सकता है। चलो 6 6 के लिए चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, एक यहां पे कट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक यहां कट हो जाएगा। देखो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको ए से स्टार्ट किया जा सकता है। तो चलो इसको थोड़ा फ्रेशली लिख लेते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी डैश सी सी डैश। ठीक है, देन हमारा है ए डैश बी, इसके बाद 3 टाइम्स सी है हमारा, फिर लास्ट में डैश बी बी सी डैश सी। ये आपका पैटर्न है जो हमारा दिया हुआ। ठीक है, अब इसको फिल कैसे करेंगे? देखो आप सबसे पहले देखो इस वाले लाइन में देखो, ये भी ए से स्टार्ट है ये भी ए से स्टार्ट है, क्यों ना मैं यहां पे ए रख के देख लूं। अब ये भी मेरा ए से स्टार्ट हो गया, मतलब जो पार्ट मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है तीनों मेरा ए से स्टार्ट हो गया। अब इनके सेकंड पोजीशन पे बी लिखा है, यहां बी से बी मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट वाला में और लास्ट वाले में मैच कर रहा है, मतलब यहां बी होने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं थर्ड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड रो में और थर्ड रो में तो बी है, तो मैं फर्स्ट रो में भी बी पुट कर देता हूं। ठीक है, फोर्थ वाले में तो सारे सी हैं, उसमें फिल नहीं करना। फिफ्थ वाले में मुझे दिख रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड रो में सी है, तो लास्ट रो में भी आपका सी होगा। और फाइनली ये तो सारे बच्चों को क्लियर होगा कि ये तो सी होगा। अब बात आती है लिखना कैसे है। क्या मुझे ए बी बी सी सी, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना, आपको ना ध्यान होना चाहिए बच्चा कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके आगे कंटिन्यू कर रहा है और ये वाला जो पार्ट है वो इसके आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो आपको लिखना कैसे? सबसे पहले बी देन सी, सबसे पहले बी देन सी, पहले ये नंबर पे आ गया बी, देन सेकेंड नंबर पे ये आ गया सी, फिर थर्ड नंबर पे ये वाला बी आएगा। ठीक है, तो यहां का बी आ गया, फिर इस लाइन में तो कोई ऑप्शन नहीं है। फोर्थ नंबर पे ये वाला ए आ जाएगा आपका, एंड लास्टली फिफ्थ नंबर पे ये वाला आपका सी आ जाएगा, ये वाला सी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी सी बी ए सी। तो मिला लीजिए बी सी बी ए सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए करके बताया है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंटली, ना कि सिर्फ सीसैट के एग्जाम में, यूपीएससी के, अगर आप मान लीजिए यूपीपीसीएस के जो अपकमिंग एग्जाम्स है अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 7 डैश 24, अच्छा डैश नहीं है स्टार है, सॉरी, 7 स्टार 24 25 बनेगा, 12 स्टार 16 20 बनेगा और आपसे 16 स्टार 63। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पे समझना एक बात,
अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो मुझे कुछ कुछ रफ रफ समझ में आ रहा है कि इसका स्क्वायर 49 होता है और इसका स्क्वायर 576 होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो 625 के बराबर होता है, जो कि इसका स्क्वायर है। तो मतलब जो ये एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वो बराबर होगा आपके फाइनल वैल्यू के स्क्वायर के। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी जस्टिफाई करके देख लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अगर मैं इसको ऐड करूंगा बच्चा तो मुझे कितना मिलेगा 400, और 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है। तो मतलब मुझे पहले इसका स्क्वायर निकालना है, फिर इसका स्क्वायर निकालना है, और वो देखना है वो किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256 हो जाता है। और उसके बाद अगर आप 63 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, जो अगला टर्म है आपका वो कौन है 63 है। अगर आप 63 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चा, ठीक है, तो वो होगा आपका 3969। वो क्या हो जाएगा आपका 3969। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 4225, और सारे बच्चों को पता है 4225 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो 65 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 65 का होता है। ठीक है, ऐसे भी मात्र एक ही ऑप्शन था जिसके यूनिट प्लेस पे 5 था, तो आपको रूट निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए कि 5 एक ऐसा नंबर होता है जिसके स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 आता है। ठीक है, वो मात्र एक सिंगल 5 होता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था 65। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 63 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही तो प्लीज मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मैं आपको तरीका बता देता हूं। 63 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिए, देखिए ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 50 से ये नंबर 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर दीजिए। उसको किस में ऐड कर दीजिए 25 में ऐड कर दीजिए। मैं वापस से बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा कि ये जो गिवन नंबर है ये चेक कीजिए 50 से कितना ज्यादा है। आपने कहा सर वो 13 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और जितना ज्यादा था उसको 25 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चा इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए तो ये आपका 38 हो जाएगा, यहां पे आपका 169। तो बस आपका लास्ट 2 डिजिट पिकअप करना है 69, इस 1 को आप इधर सेंड कर दीजिए तो 3969 उसका स्क्वायर हो जाएगा। रेदर इसके अलावा इसके ऊपर अगर आपको कोई भी कंप्लीट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं आपको अलग से स्क्वायर का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, हाउ टू बी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ इस वाले क्वेश्चन में जनरली मैं जितने भी बच्चों से बात कर रहा हूं, मुझे सब बच्चों ने कहा कि सर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन था, पर मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। रियलिटी में क्वेश्चन कैलेंडर बेस्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीरीज बेस्ड है, और आपने पूरी शिद्दत से क्वेश्चन को कैलेंडर बेस्ड बनाया है, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है, चलिए वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कहता है निम्नलिखित क्रम में क्रमशः एक्स और वाई का क्या मान आएगा, या क्या आता है, एक्स और वाई क्या आता है जब सीक्वेंस आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जनवरी, ठीक है, फिर अगला भी जनवरी, ठीक है, फिर दिसंबर, फिर अक्टूबर, फिर आपका एक्स है, देन मार्च, देन अक्टूबर, देन आपका वाई है, और देन आपका सितंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से देखें और इसके मंथ की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते रहे, ठीक है, जनवरी को आप क्या कहते हैं 1 कहते हैं, तो यहां भी 1 आएगा। ये दिसंबर क्या होता है 12, ये क्या होता है आपका 10, ये तो ब्लैंक है पता नहीं। मार्च कितना होता है 3, ये कितना होता है 10, वाई ब्लैंक है, ये होता है 9। ठीक है, अब आप सॉल्व करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 से 1 जाने के लिए आपने इसमें क्या माइनस किया 0 माइनस किया, क्या माइनस किया 0 माइनस किया। ठीक है, कुछ भी माइनस नहीं किया। अगर मैं कैलेंडर में देखूं तो 1 से 12 जाने के लिए मुझे एक कदम पीछे जाना है, उल्टा जाना है, मतलब यहां से यहां जाने के लिए मैंने -1 किया। ठीक है, 12 से 10 जाने का मतलब है मैंने -2 किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इतने तो समझदार हैं कि सर बोलेंगे सर अगला -3 करना है, और -3 करने के बाद यहां की वैल्यू 7 आएगी। क्या आएगी
7 आएगी। और अगर आप कैलेंडर को पढ़ेंगे तो 7 कौन से मंथ को कहते हैं? जुलाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? जुलाई को कहते हैं। तो भाई मेरे लास्ट के 2 ऑप्शन तो गलत हो गए आपके। अब आपके पास जुलाई मई हो सकता है या जुलाई अप्रैल हो सकता है। ठीक है, चलो अगला चेक करो। अगर आप इसमें से इसको करोगे -4 हो जाएगा, इससे इसको करेंगे -5 हो जाएगा। -5 करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च के 3 मंथ हट गए उस पर्टिकुलर कैलेंडर के, फिर 2 मंथ आप पीछे चले जाओ तो आप अक्टूबर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, यहां से आपको -6 करना है और -6 करने पे 4 आएगा। और 4 हम किसको कहते हैं? अप्रैल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अप्रैल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई अप्रैल। क्या होगा? जुलाई और अप्रैल होगा। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटिव स्पीड के ऊपर है। किसके ऊपर है? रिलेटिव स्पीड के ऊपर है। जब दो वस्तु, ठीक है ना, एक दूसरे के या तो सापेक्ष दिशा में चले या बोल सकते विपरीत दिशा में चले, तो उनके बोल सकते जो चाल होता है उनके बीच एक संबंध पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? उनके बीच एक संबंध पढ़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि अगर आप सभी को पता होगा, जब भी आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा बेटा, जब भी आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा तो एक बार तो माना जाता है कि बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, और एक बार पढ़ते हैं कि जिसमें बॉडी विपरीत डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, इस वाले केस में रिलेटिव स्पीड के बीच में माइनस साइन आता है और इस वाले केस में रिलेटिव स्पीड के बीच में प्लस साइन आता है। ठीक है, ठीक, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। रिलेटिव स्पीड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक ट्रम दो व्यक्ति एक्स और वाई को पीछे छोड़ती है, जो कि एक दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है। उनके क्रमशः 8 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। तो ट्रम की लंबाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ट्रम की लंबाई। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं भूल गया था लिखने के लिए, आप इसको सापेक्ष गति बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो बच्चा, अब करना क्या मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। आप इसमें सिर्फ सापेक्ष गति का फॉर्मूला लगाइए, और यहां पे क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि भाई वो एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, एक ही दिशा में जब मूव किया जाता है तो जो गति होता है उसके बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि दोनों बॉडी मूव कर रही है, ट्रम भी मूव कर रही है और पर्सन भी मूव कर रहा है। ठीक है, ट्रम भी मूव कर रही है और पर्सन भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम मान लेंगे कि ट्रम की जो स्पीड है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रम की स्पीड मिसिंग है, तो मैंने मान लिया कि ट्रम की स्पीड मेरी st है। पहले बार में अगर वो मान लो वैसे पर्सन को क्रॉस कर रहा है जिसकी स्पीड 3 की है, ठीक है, और उसको पास करने में ये तो आपका क्या होगा, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड होता है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन में क्रॉसिंग टाइम। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के चाल का अंतर और दो वस्तुओं की लंबाई, जो भी वस्तु एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई बटा में उनको क्रॉस करने में, उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में जो वक्त लगता है उसको हम टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि मैन का जो होगा लेंथ नहीं होगा, एक पर्सन का लेंथ एक ट्रम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, बोल सकते हैं बहुत लेस होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते। ठीक है, तो यहां पे मैंने मान लिया ट्रम की स्पीड कितनी है, s3 माइनस 3, ट्रम का लेंथ आपका lt होगा और फर्स्ट वाले को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, 8 सेकंड का लगा है। अब देखो ये वाला पोर्शन आपका सेकंड में है, ये वाला किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला चेंज कर दूं तो st माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू LT हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन के हिसाब से निकालो तो सेकंड पर्सन का क्या हो जाएगा, st माइनस 4, उसकी स्पीड 4 की है, कन्वर्ट के लिए 5/18 हो जाएगा। ठीक है, और इस बार इसको कितना समय लगा है, 9 सेकंड, तो LT/9, यहां से LT की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा st माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू LT। मैं वापस से समझा दूं मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। मैंने कहा है कि रिलेटिव स्पीड हम निकाल रहे हैं, इधर से ट्रम मूव कर रहा है, यहां से पर्सन मूव कर रहा है,
ठीक है ना, यहां से पर्सन मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए रिलेटिव स्पीड के बीच में माइनस साइन आएगा। ट्रम का स्पीड पता नहीं है इसलिए हमने उसको माइनस एस टी माना है, एस टी -3। 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर का समय मेरा सेकंड में है और इधर किलोमीटर पर आवर में स्पीड चल रहा था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 5/18 किया ताकि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन का यूज करके मैंने एल टी की वैल्यू निकाली और यहां से भी एल टी की वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि दोनों एल टी आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों ही पार्ट को आपस में इक्वेट कर दूंगा, दोनों ही पार्ट को मैं आपस में क्या कर दूंगा, इक्वेट करूंगा बेटा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एस टी -3 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू एस टी -4 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5/18 से 5/18 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8ST - 24 इज इक्वल टू 9ST - 36। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ST की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ST की वैल्यू या तो इस वाले क्वेश्चन में पुट कर लीजिए या तो इस वाले में कर लेते हैं, फिलहाल हम इसमें कर लेते हैं। तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 गुना 5/18 मल्टीप्लाई बाय 9। ये इसको 2 बार में कैंसिल करेगा, ये इसको 4 बार में कैंसिल करेगा, तो यहां से LT की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चा, LT की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार देखा गया कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है आपका, क्वेश्चन ये कहा था कि कोई भी एक ट्रम है जो एक पर्सन को 3 किलोमीटर पर आवर से जो पर्सन दौड़ रहा है उसको 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और ऐसा पर्सन जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है उसको 9 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का एक फॉर्मूला लगाया जब 3 के स्पीड से पर्सन चल रहा था और 4 के स्पीड से, वहां से कंपैरिजन करके मैंने स्पीड ऑफ ट्रम की वैल्यू निकाली कि भाई स्पीड ऑफ ट्रम का मान कितना होगा। उसकी वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई। उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। और उसके बाद इस ST की वैल्यू मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फिलहाल मैंने इसमें पुट किया है, वहां से मुझे लेंथ ऑफ ट्रम की वैल्यू कितनी मिली, 20 मिली। तो मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 20 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अपना, 20 मीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो आप सभी को पता है कि 2 टाइप के आपने जनरली साइन देखे, 2 टाइप के जनरली साइन देखे, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। बचपन में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था कि जिस साइड में मुंह खुला होता है उसको हम ग्रेटर देन मानते हैं, वो वैल्यू बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए 4 और 5 है, अगर मुझे ये साइन यूज करना है तो मैं ये वाला साइन यूज करूंगा और मैं कहूंगा कि ये 5 बड़ा है। ठीक है, अगर मान लीजिए -3 और -10 है तो मैं उस कंडीशन में ये वाला साइन यूज करूंगा क्योंकि -3 -10 से बड़ा होता है। ठीक है, तो जिस साइड में माउथ खुला होता है उस साइड में हम ओपन माउथ रखते हैं। अब यहां पे एक चीज समझना, इसके ना देखो एक ये हो जाएगा, एक ग्रेटर इक्वल टू हो जाता है और एक इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको लेस देन पढ़ा जाता है, बेसिकली पढ़ा इसको लेस देन जाता है और इसको ग्रेटर देन पढ़ा जाता है। ठीक है, आप समझना, अगर मैं इस वाले लाइन को समझूं तो ये मान लीजिए कि एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी जब होती है, ठीक है, जब छोटी होती है तो हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो लेस देन का साइन होगा, लेस इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू का साइन होगा, यहां पे ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू का साइन होगा। अब ऐसा क्यों लिखा है मैं समझना, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हो, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हो और उस दौरान अगर ऐसा कुछ होता है कि ये तीनों एक सीक्वेंस में मिलता है, अगर ये तीनों मिल जाता है मतलब कि आपको ये भी मिल रहा है, मतलब लेस देन भी मिल रहा है, लेस इक्वल टू भी मिल रहा है और इक्वल टू भी मिल रहा है, अगर ये तीनों मिल रहा है तो प्रायोरिटी पे इनके बीच में जो संबंध आएगा वो A लेस देन B होगा। क्या होगा, A लेस देन B होगा। इसीलिए हम इसको ऐसे रखते हैं, इस टाइप के एरो से इंडिकेट करते हैं कि अगर तीनों मिल रहा है तो प्रायोरिटी पे आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा वहीं अगर बात करूं, वहीं अगर मैं सेकंड केस की बात करूं कि मान लीजिए आप जिस रास्ते गुजर रहे हैं, आप जिस रास्ते गुजर रहे हैं उस रास्ते सिर्फ आपको लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू मिला है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर, क्योंकि अगर मैं देखूं तो प्रायोरिटी आप लेस देन इक्वल टू को देंगे तो ये होगा। ठीक,
और अगर एक ही साइन बचा इक्वल टू तो फिर लास्ट में तो इक्वल टू आएगा। सेम प्रॉपर्टी आप इधर लगाएंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं पूछूं कि आप कुछ इस प्रकार लिख रहे हो, मैं अगर बोलूं कि भाई कोई मुझे बी और ई के बीच का रिलेशन बताए, तो आप कहेंगे सर यहां पे तो ग्रेटर इक्वल टू है, इक्वल टू है और ग्रेटर, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी हम ग्रेटर को मानते हैं, तो मैं ये चीज लिखूंगा। ठीक है, मैं ये चीज लिखूंगा। अच्छा, अगर मान लो ऑन द वे तुम्हें दोनों मिल जाता है, तो जैसे ही दोनों मिल जाता है, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, तो ध्यान रखिएगा ये लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने का मतलब ये कैंसिल हो जाता है, इनके बीच में कोरिलेशन नहीं आते हैं। अब इसी पैटर्न को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाता हूं। और एक और बात, इसके ऊपर अगर डेप्थ कॉन्सेप्ट चाहिए तो वापस से मैं आपको कहूंगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके स्पेशल इसके ऊपर एक वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये कोई एक संबंध दिया हुआ है, तो बोल रहा है बी हमेशा ई से बड़ा होता है। तो चलो भैया बी से ई तक चलते हैं। बी से ई चलेंगे तो बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद डी है और फिर उसके बाद ई है। ठीक है, ये आपका बी से ई के बीच में देखना। अब देखो इसका माउथ इधर खुला है, इसका माउथ इधर, इसका माउथ इधर। अभी मैंने क्या बोलता, जैसे ही अगर आपका सीक्वेंस चेंज हुआ, ठीक है, जैसे ही सीक्वेंस चेंज हुआ तो उनके बीच में रिजल्ट नहीं आ सकता है। मतलब मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि बी हमेशा ई से बड़ा होगा। मतलब पहला पार्ट मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है और इस वाले का डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये आपका अपोजिट हो गया। इसलिए इनके बीच में आप कोई भी एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं बता सकते। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपका रिलेशन एस से वी चाहिए, एस से वी चाहिए। तो एस ये हो गया, इक्वल टू का साइन हो गया, टी हो गया, ग्रेटर इक्वल टू हो गया और यहां से वी हो गया। अच्छा, यहां पे यू छूट गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कह रहा है एस हमेशा वी से छोटा होता है। वो कह रहा है हमेशा छोटा होता है। तो बच्चा अगर मैं यहां पे देखूं तो एस से वी जब मैं जाऊंगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि एस या तो छोटा भी हो सकता है या तो उसके बराबर भी हो सकता है, या तो छोटा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है। एग्जैक्टली हमेशा छोटा होगा ये बात संभव नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए ये तीनों साइन मिल रहे हैं आपको, तो उस कंडीशन में ये आंसर होता है। लेकिन जब आपको सिर्फ ये दोनों साइन मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू ये होती है। कभी भी आप इन दोनों को रिप्लेस करके ये बात नहीं कह सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो हमेशा छोटा होगा, मतलब वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा सेकंड वाला भी स्टेटमेंट गलत है। तो ना ही पहला ना ही दूसरा, तो इसका मतलब ना पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वेट कीजिए, मैं आपके बचे हुए क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू सो मच।